आप सभी को मेरा नमस्कार। अ, मैं आप सभी के सामने छोटा सा क्या बोलते हैं स्पीच लेकर आया हूँ। अ, वो भी इसलिए ये जगह स्पीच मैंने दिया था वो अधूरा रह गया था, और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, लगभग 2 या 2.5 साल के बाद। वो इसलिए है क्योंकि आज कल ही जो है धनबाद में जो है वोटिंग है। धनबाद शहर जो है झारखंड राज्य के अंदर पड़ता है। कल यहाँ वोटिंग है, मैं यहीं से हूँ। तो एक दिन पहले ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसीलिए मैं आज ही वीडियो के साथ आया हूँ। तो वीडियो जो है वो इसके ऊपर है, मतदान के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, कि आखिर वोटिंग का क्या महत्व है। तो वोटिंग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया हुआ है कि अ, भारत का मतलब एक भारत का जो नागरिक है, जो इसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, जो कोई मतलब इसकी जीवन भारत देश की नागरिकता है, वो उसके आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, और वो अपना नाम जो है जो मतदाता सूची में है उसमें नामांकित करवा सकता है। उसके बाद वो मतदान के दिन अपने पोलिंग बूथ पर जा कर के मतदान दे सकता है। तो मतदान देने से पहले एक शपथ भी दिलाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो है इस तरह से कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतलब कि सिर्फ इसी इलेक्शन में नहीं, मतलब कि जितने भी इलेक्शन होते हैं भारत देश में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत का हो, मेयर का इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन के दौरान जब आप ऐसे मतदाता जब वोट देने जाते हैं तो उसके लिए शपथ है कि आपको निष्पक्ष होकर वोट देना है। तो वोट जो हम लोग देने जाते हैं इसको बहुत ही सीरियसली आप लोग लीजिए, क्योंकि ये एक तरह से समझ लिए कि एक फेस्टिवल है, जिस तरह हम लोग बाकी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, छठ है, काली पूजा है। तो वो सब क्या होता है कि वो हर साल आता है, रिपीट होता है। लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल, ये त्यौहार ऐसा है मतदान का या इलेक्शन का, तो पूरे 5 साल में एक बार आता है। इसको तो जरूर जो है सेलिब्रेट करना चाहिए आपको अपने हिसाब से, जब जैसे सेलिब्रेट करना है। एज ए मतदाता के रूप में कीजिए, एज ए कैंडिडेट के रूप में कीजिए, एज ए पार्टी कैडर के रूप में कीजिए, या फिर एज ए ईसीआई में शामिल होकर, जैसे भी आप करना चाहे कर सकते, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, और खास करके ये फेस्टिवल है असली मतदाताओं के लिए ही है। तो मूल रूप से वही रहते हैं, मतदाता के लिए ही। 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है अपना शक्ति प्रदर्शन करने का। और मतदान इतना अहम चीज़ है कि इसके जरिए आप बहुत ही बड़े पैमाने पर आप बदलाव ला सकते हैं पूरे भारत देश में। लेकिन इसको आप हल्के में ना लें। अ, और धनबाद सीट से जो है कुल 25 कैंडिडेट जो है, या 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया हुआ है। और इसमें से सभी के बारे में आज अखबार में दिया हुआ है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, कौन पहले इलेक्शन लड़ा है कि नहीं लड़ा है, कौन पहले एमपी था कि नहीं था, सारे डिटेल उसका दिया हुआ है, कौन किस पार्टी से है, कौन निर्दलीय है। तो सब कुछ देखने के बाद, सोचने समझने के बाद आप अपने हिसाब से वोट को जाके दें। और मतलब कि आप वोट चाहे किसी पार्टी को देना है, पार्टी देख के दे दें, रिश्तेदार को देख के देना है, उनको देख के दे दें, या फिर आप ये देख के दें कि वो मेरा दोस्त है। या फिर बहुत लोग कास्ट देख के भी वोट देते हैं। तो जैसे जो सोच के देना आप दे सकते हैं, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। और अगर आपको कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है 25 सीटों में से, तो आप नोटा में ही वोट दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन वोट देने जाए जरूर, अगर आप वोटर हैं, आपका नाम है मतदाता सूची में, जरूर जाके वोट दें, यही कहना है। और हम लोग का एक और बात कहना है कि हम क्या उम्मीद रखते हैं सिलेक्शन के बाद अपने प्रत्याशी से, मतलब कि अगर वोट हम देंगे तो क्या कुछ हमारी मांगे तो होंगी, क्यों हम किसी को वोट देंगे। तो मेरी जो है वो दो ही मांगे हैं।
एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल की बात है कि पूरे भारत देश में जो है डीपीएसपी लागू कर देना चाहिए। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि इसके बारे में संविधान में दिया हुआ है। जिन लोगों ने भी संविधान पढ़ा है उनको पता होगा इसके बारे में। और अ, अ, मैं तो लॉ लॉ का ही छात्र भी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो डीपीएसपी का मतलब होता है कि एक सरकार को, क्या कहते हैं, सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने चाहिए अपने क्या बोलते हैं, लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उसके बारे में डीपीएस में दिया गया है। तो वो कुछ इस तरह से है। और संविधान में अनुच्छेद जो है 36 एंड 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। उसमें दिया गया है कि उसमें कि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब कि महिला और पुरुष, मतलब कि होता है कि महिला और पुरुष दोनों को पर्याप्त अधिकार मिलना चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी टू द कॉमन हैंड। मतलब किसी सोसाइटी से मान ली कि कोयला का खान है, तो ऐसा नहीं किसी एक ही आदमी के पास सारा खाना होना चाहिए, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और भी लोगों के पास वो रिसोर्स होना चाहिए। एक ही आदमी के पास सारे रिसोर्स अगर चला जाएगा तो फिर वही आदमी फिर बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा। मतलब कि इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह मान लीजिए कोई महीने के 5 लाख कमा रहा है, अब कोई सिर्फ महीने के सिर्फ 5,000 हो रहा है, 5,000 ही कमा पा रहा है एक महीने में, तो ये कहीं से भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है वेल्थ का ना। एक इक्वल होना चाहिए। वो अगर 5 कमा रहा है तो उसे 2.5 कमाना चाहिए, इससे भी 2.5 कमाना चाहिए। इस वो हिसाब से कहा जा रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी बेरोजगारी जो है वो कम होगी। नहीं तो एक व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाएगा और एक गरीब ही रह जाएगा। इसीलिए। और तीसरा है टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन टू द कॉमन एलिमेंट। मतलब कि इसका मतलब वही है, किसी एक आदमी के पास पूंजी नहीं जाना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सोसाइटी में सभी के पास जो है पैसा हो, गरीबी, इसकी वजह से गरीबी ना हो। वो कहने का मतलब है। मतलब कि आप इसको आप वैसे भी बोल सकते हैं। जो सोच था कार्ल मार्क्स का, कम्युनिस्ट, जिन्होंने कम्युनिस्ट का सोच दिया था कि इकोनॉमिक जस्टिस इन द आवर सोसाइटी, मतलब कि आर्थिक न्याय होना चाहिए हमारे समाज में, उसी के बारे में कहा गया। और एक और कहा गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब कि समान कार्य के लिए समान समय में समान तनख्वाह भी होना चाहिए महिला और पुरुष दोनों के लिए। और कहा गया है कि ड्यूटी टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। मतलब कि जो इंसानों का जो जीवन जीने का स्तर जो है उसको ऊंचा करना का काम भी स्टेट का ही है, राज्य का ही है, सरकार का ही है। और हमारा स्वास्थ्य को भी ऊपर करने का जिम्मेदारी स्वास्थ्य उन्हीं के ऊपर है। अगर स्वास्थ्य का जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि बेहतर हॉस्पिटल्स अगर होंगे, बेहतर अगर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भी जल्दी किसी की जान नहीं जाएगी। और इसमें एक और बात बता, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का मतलब है कि हम लोग इंसान हैं, मतलब हम लोग कोई जानवर नहीं है। इंसान है तो हम इंसानों की तरह जीना है। इसके लिए जो पर्याप्त संसाधन है उसको प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी भी सरकार का ही है। और उसके बाद प्रमोशन ऑफ एडुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। मतलब कि शिक्षा और सामाजिक न्याय जो है वो जो पिछड़े लोग हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना है, शिक्षा को भी और सामाजिक आर्ट जो है, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक जस्टिस को पहुँचाना है। उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। मतलब कि इसका मतलब होता है कि मान लीजिए किसी को मुकदमा लड़ना है, उसके बाद वकील को हाँ, उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। मतलब कि मान लीजिए किसी को अगर मुकदमा लड़ना है, उसके पास पैसे नहीं है वकील को देने के लिए, तो जो सरकार है वो खुद एक वकील मुहैया कराएगी उस व्यक्ति को, और उसके पैसे जो है सरकार खुद देगी, सरकार उस वकील को देगी, उसे फ्री लीगल एड। वो खैर अभी अप्लीकेबल है, ऐसा होता है। 3 संस्थाएं हैं ऐसा करने वाले का नाम है, पहला का नाम है नालसा, मतलब कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल एड। फिर दूसरा है सालसा, स्टेट अथॉरिटी ऑफ लीगल एड। और तीसरा है डालसा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ लीगल एड। मतलब कि तीनों ही जगह लोअर कोर्ट
लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही जगह अगर आपके पास वकील के लिए पैसा नहीं है तो आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगा, एक वकील मिल जाएगा सरकार की तरफ से। उसके बाद इस डीपीएस में एक और ज़रूरी है आर्टिकल 44, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिकता कानून। मतलब कि एक ऐसा कानून जो सभी के ऊपर लागू हो। अभी जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको लेकर के, जिस तरह कि हिंदुओं का अलग कानून है, मुस्लिम्स का अलग कानून है, माइनॉरिटीज़ का अलग कानून है, और हिंदू में भी है कि दया भागा मिताक्षरा, दो अलग अलग कानून है। तो इन सभी को खत्म करके एक कानून लाना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि यूजीसी को लागू कर देना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, अनाज उगाने के लिए सरकार को ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, थोड़ा बहुत करती भी है और करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के लिए, मतलब कि जो पशुओं के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। वैसे करती भी है, कुछ चीज़ें हैं डीपीएस में जो लोग अभी भी कर रही है, कुछ चीज़ें नहीं कर रही हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि ये आर्टिकल 48 एम है कि जो वन्य जीवन है उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे भी बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि जो भी जानवर है वो विलुप्त हो जाने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा है, बैतला है, बैतला झारखंड में ही है, हजारीबाग में, तो वहाँ पे रिजर्व वगैरह रखा गया है, तो ये होना चाहिए। उनको, मतलब कि इंसानों के साथ साथ जो वन्य जीव है उनको ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और डीपीएसपी के अलावा मेरा और भी कुछ मुद्दा है कि जैसे कि भारत देश की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है इस वक्त, 142 करोड़। और उसमें इतनी बड़ी आबादी को संभालना बहुत ही मुश्किल है। सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब देना, सभी को एडुकेशन देना, सभी के लिए खाना ही देना बहुत बड़ी बात है कि सभी को हम पेट भर खाना दे सकें, क्योंकि सरकार बहुत हद तक दे पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी को जो है घर बनाने के लिए पैसा देना है या और भी कुछ करना है, मतलब बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास स्कीम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इतना आबादी इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि स्कीम फेल हो जा रही है। तो इसके ऊपर ध्यान सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आए, ऐसा कानून लेके आए इसको जनसंख्या को रोकने के लिए, ताकि सब चीज़ सिस्टमेटिक की वजह से हो सके, कोई भी सिस्टम फेल ना करे। अब कॉलेजेस हैं तो बेहतर कॉलेजेस लिमिटेड ही हैं, जिस तरह कि आप लॉ में एनएलयू हैं, इंजीनियरिंग में आईआईटीज़ हैं, मेडिकल में एम्स हैं, एमबीए में आईआईएम है, जो भी हैं, तो वो लिमिटेड कॉलेज हैं। उसके बाद की जो कॉलेज है उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए अच्छी नहीं, ऐसा नहीं कॉलेज कॉलेज ख़राब है या फिर टीचर्स ढंग के हैं, ऐसा नहीं। असल में इतने बच्चे हो जाते हैं वहाँ छोटे कॉलेजेस में कि संभालना मुश्किल हो जाता है, उतने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एक एक बैच में 250-300 लोग हो जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आबादी की वजह से। तो अगर एक कानून बन जाए तो ये सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक और मुद्दा है मेरा कि भारत देश में एक सामान्य एक भाषा होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज। और संविधान में जो है आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल नहीं, शेड्यूल 8 में 8 भाषाएं दी हुई हैं, कुछ भाषाएं दी हुई हैं, बता देता हूँ कौन कौन से हैं वो। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं वो बता देता हूँ। पहली भाषा है आसामी, दूसरी है बंगाली, तीसरी है बोडो, चौथी है डोगरी, पांचवी है गुजराती, छठी है हिंदी, सातवीं है कन्नड़, आठवीं है कश्मीरी, नौवीं है कोनकी, 10वीं है मैथिली, 11वीं है मलयालम, 12वीं है मणिपुरी, 13वीं है मराठी, 14वीं है नेपाली, 15वीं है उड़िया, 16वीं है पंजाबी, 17वीं है संस्कृत, 18वीं है संथाली, 19वीं है सिंधी, 20वीं है तमिल, 21वीं है तेलुगु और 22वीं है उर्दू। ये कुल 22 भाषा जो है वो दिए हुए हैं हमारे शेड्यूल 8 में, यानी कि संविधान के शेड्यूल 8 में से हमें अनुसूची कहते हैं, अनुसूची 8 में ये दी गई है। तो 22 भाषाएं तो हैं, लेकिन इस 22 भाषाओं के अलावा भी हमें कोई एक होना चाहिए भाषा जिससे पूरा देश एक हो सके, मतलब कि कोई एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती है वो लैंग्वेज ना होने की वजह से। सही कि अगर हिंदी को बना दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि भारत देश में सबसे ज़्यादा कोई एक भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। तो उसमें भी कुछ लोगों का रहता है कि वे क्या बोलता है ऑब्जेक्शन कि हिंदी नहीं होनी चाहिए, खास करके साउथ वालों का। उनका ये कहना है कि हम हिंदी भाषा को अडॉप्ट नहीं करेंगे।
लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों ने भारत के सभी लोगों ने जो भी हिंदी भाषा बोलते हैं वो उन्होंने अडॉप्ट ही की हुई है। जैसा कि मेरी भी जो भाषा वो हिंदी भाषा नहीं है, मेरी भाषा बंगाल की भाषा है और झारखंड की कोटा भाषा, ये दो भाषाएं मेरी मूल भाषा है। लेकिन फिर भी हम सभी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो अब लगभग भारत देश में हर किसी की कोई ना कोई मूल भाषा है। हिंदी किसी की मूल भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी ने अडॉप्ट की हुई है और सभी लोग कहते भी हैं। फिर भी जो लोगों ने नहीं की उन्हें करना चाहिए। साउथ वाले लोग इंग्लिश भाषा को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो इंग्लिश भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी भाषा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें करना चाहिए। क्योंकि देश को एक नेशनल भाषा तो होना चाहिए। और अभी सर्वे के हिसाब से 43% लोग जो हैं भारत देश में वो हिंदी भाषा ही बोलते हैं। तो उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो यही सारे थे मेरे मुद्दे चुनाव से रिलेटेड। और मेरा फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर जाएं कल वोट देने के लिए। धनबाद में कल ही वोटिंग है, और अपनी इस ताकत का प्रदर्शन करें, दिखाएं, एकजुटता दिखाएं, और जो भी प्रत्याशी हैं जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें वोट दें।